अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अंसर अकरम। न्यूज़ टाइम दुबई यूएई न्यूज़ टाइम जो है वो ज़बरदस्त इस वक्त जो एक्सपो 2020 के हवाले से बहुत अच्छे प्रोग्राम्स कर रहा है। और अंसर अकरम का जो टॉक टाइम विद अंसर अकरम और एक्सपो 2020 स्पेशल में आज जो मेरे गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर मुस्तफ़ा। डॉक्टर मुस्तफ़ा के बारे में बताता चलूँ कि इनका जो बिज़नेस है वो ट्रेडिंग का है और 58 को इनके फादर जो हैं वो यूएई में आए, तब यूएई जो है वो डेवलप होना शुरू हुआ था और आज इनको हमने एक्सपो 2020 में अपना जो है वो गेस्ट बनाया है। आइन से बात करते हैं एक्सपो 2020 के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा भाई। वालेकुम अस्सलाम अकरम भाई, क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक ठाक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं आज आप। नॉट बेटर देन यू सर। थैंक यू सो मच। डॉक्टर मुस्तफ़ा, आप मुझे ये बताएं कि एक्सपो 2020 जो कि 1851 में इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ और आज जो मेज़बानी जो होस्ट कर रहा है वो है यूएई, आप किस तरह से एक्सपो 2020 को देखते हैं? एक्सपो 2020 एक यूएई के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जैसे एक पढ़ाई होती है बच्चे की और एक डिग्री हासिल होती है, तो डिग्री का एक सेलिब्रेशन होता है, कॉन्वोकेशन बोलते हैं। और वो दुबई की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें ये कॉन्वोकेशन के हवाले से ये एक्सपो 2020 पूरे आलम में जो होस्ट किया है दैट इज़ पब्लिसाइज्ड। तो दुबई के लिए एक बहुत ही अहम ये मौका है और ये मैं समझता हूँ कि जो 50-60 साल की जो मेहनत है रूलर्स ऑफ दुबई की, जो शेख राशिद, उसके बाद हिज़ हाइनेस शेख मखदूम, हिज़ हाइनेस शेख मोहम्मद, जिन्होंने दुबई को एक अलग मियाद पे लेके गए, तो उसका जो एक सेलिब्रेशन है, कॉन्वोकेशन जो पीएचडी सेलिब्रेशन है, वो एक एक्सपो की हवाले से मैं देखता हूँ। बहुत ज़बरदस्त आपने जो है वो बात की है कि ये 50-60 साल की एक मेहनत है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ। दुनिया में कोविड एक ऐसी वबा फैली, ऐसी मर्ज़ थी जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। उसके बाद वाहिद यूएई है जिसने इतने बड़े बड़े इनिशिएटिव लिए हैं। और आप ये बताएं कि आफ्टर कोविड इतनी बड़ी एग्जीबिशन उसको आपने प्रेजेंट करना, वो कैसा आपको लग रहा है? ये एक बड़ी चैलेंज थी जो मैं समझता हूँ कि दुबई का एक करिश्मा है कि जो हर एक चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं। और वैसे ही हमारा 60 साल का इधर का तजुर्बा है। मेरे जैसे आपने बताया, मेरे वालिद साहब ने 1958 में बिज़नेस शुरू किया था। हर एक चीज़ दुनिया में कुछ भी होती है उसका बेनिफिट एक दुबई को मिलता है। और ये कोविड के अंदर भी एक बड़ा चैलेंज था। और अपने एक्सपो के थोड़े अरसे पहले ही देखा कि जापान में ओलंपिक्स हुआ और बिल्कुल नो ऑडियंस ओलंपिक था। तो एक फ़िक्र थी कि एक्सपो के अंदर, मगर दुबई का एक करिश्मा है जो एडवर्सिटीज़ को अपॉर्चुनिटीज़ में बदल देते हैं। और उसके अंदर कोई हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है कुछ भी। आप देखो, सारी वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स आर इन फुल फ्लेज 95%। और यहाँ पे भी आने के वक्त वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चेक होता है और पूरे आलम में ये मैसेज गया हुआ है कि वैक्सीन्ड पीपल आर मोस्ट वेलकम टू विजिट द एक्सपो और यू हैव टू हैव योर PCR टेस्ट डन। सो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, जो कोई भी इसमें कोई हेल्थ के इश्यूज़ के कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना इतना बड़ा प्रोग्राम को अंजाम देना, ये एक दुबई का एक करिश्मा है। दुबई ही कर सकता है। मैं ये कहता हूँ दुबई ही। और दुबई इसलिए कर सकता है कि ये मैंने देखा हुआ है कि दुबई इज़ बेस्ट ब्लेंड ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट का मेल्टिंग पॉइंट है वो दुबई है। और हर एक कंट्री के लोग यहाँ पे रहते हैं, उनको दुबई का तजुर्बा है कि दुबई का हेल्थ कॉन्शियसनेस का तजुर्बा है। वो अपने अपने कंट्रीज़ में वो मैसेज देते हैं कि यहाँ पे देखो इतना अच्छा हो रहा है, ये सारे कैंपेन्स हो रहे हैं, वहाँ पे भी आप करो और अगर आ रहे हो एक्सपो में ये सारी चीज़ फॉलो करके आना। जिस तरह से आप का मैं इंट्रो देते हुए भी आपसे मैंने बात की कि आपके डैड को 58 में यहाँ पे आए, आप भी यहाँ ब्रॉन बॉर्ड हैं और आपने भी यहाँ पे ही अपनी ज़िंदगी का जो है वो सफ़र किया है। आपने अपना बचपन भी इनको दिया है यूएई को, आपने अपनी जवानी, और अब आप एक मैच्योर लाइफ में भी हैं। तो आप बताएं कि आपकी नज़र सब कुछ बनते हुए देखा, तो कैसी आप जर्नी पेश करना चाहते हैं? बहुत ही
ये अच्छा सवाल है, क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था तब दुबई का जो एंड था वो बनिया स्क्वायर था। बनिया स्क्वायर वो दुबई का एंड था, और हमेशा नॉर्मली गांव के बाहर ग्रेवयार्ड होता है, कब्रिस्तान होता है, तो आपको बनिया स्क्वायर के पीछे एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है। सो वो एक हद थी दुबई की। जब मेरे वालिद साहब आए तो यहाँ पे वाटर सप्लाई भी नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, कोई रोड्स नहीं थे, कोई गाड़ियाँ नहीं थी। रोड नहीं थे तो बेशक गाड़ियाँ भी नहीं थी, और एयरपोर्ट भी नहीं था। एयरपोर्ट शारजा में था, एक छोटा सा एयरपोर्ट, जो मेरे फादर वहाँ लैंड हुए थे। तो वो जर्नी से ये मेगा मेट्रो एंड होस्टिंग, जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपो 2020 जो होस्ट करना, ये जो जर्नी हम देख रहे हैं, तो उसमें कुछ माइलस्टोन्स हैं। माइलस्टोन्स में ये मेरे नज़रिए से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये विजन का नतीजा है, और विजनरी लीडर्स, शेख राशिद वो एक बहुत ही विजनरी लीडर थे। उसके बाद हिज़ाइन शेख मखदूम ने भी दुबई को एक लेवल पे ले गए, और हिज़ाइन शेख मोहम्मद ने तो दुबई को एक ऐसे मियाद पे बना दिया कि बेमिसाल हो गई, लासानी सिटी हो गई दुबई, आप देखो पूरी दुनिया में। तो ये जर्नी में आप देखें तो शेख राशिद ने एक 5 चीज़ ऐसी बनाई जो पिलर्स ऑफ दुबई बताया जाता है, कि उन्होंने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया, उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया, उन्होंने ड्राई डॉक बनाया, उन्होंने जबल अली फ्री जोन बनाया, और ऐसा माहौल पैदा किया दुबई में कि पूरे आलम से लोग दुबई आके बिज़नेस कर सके। और ये मेरे वालिद साहब को मैं हमेशा कई बार मैं पूछता था कि 58 में जब वो दुबई आए तो उस टाइम पे इंडिया काफ़ी एडवांस था, अपनी एयरलाइन थी, रेलवे था, रोड्स थे, गाड़ियाँ थी, इलेक्ट्रिसिटी, एयर कंडीशन, सारी चीज़ मुहैया थी उधर। तो मैं पूछता था कि भाई क्या वजह थी जो आपको वो सारी चीज़ छोड़ के आप एक विलेज सिटी में आए, जो दुबई उस टाइम पे था 58 में। तो वो हमेशा मुझे कहते थे कि हमारा एक विज़न था कि ये प्लेस आगे बढ़ेगा। तो ये जो करिश्मा है दुबई का, तो वो खाली विजन हिज हाइनेस रूलर का नहीं है, वो सारे जो लोग तमाम लोग जुड़े सारे हुए थे, बाशिंदे दुबई के थे उस टाइम पे से आज तक वो विजन में बिलीव करते थे, और वो विजन से देखते थे। और टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने जब PhD किया लीडरशिप पे, तो मैंने उसमें लिखा कि विजन इज सीइंग द इनविजिबल। लोग यहाँ पे आके देखते थे कि ये तो एक डेजर्ट सिटी है, रूलर्स ऑफ दुबई सॉ इट एज अ ब्यूटीफुल सिटी कमिंग आउट ऑफ इट। तो ये सारी चीज़ जो है वो एक माइलस्टोन्स है जो दुबई बनाते गए। ये कहते हैं ना कि सक्सेस केम टू मी ओवरनाइट आफ्टर 30 years ऑफ हार्ड वर्क। सो लोगों को लगता है ओवरनाइट, मगर ये है इतने सालों की मेहनत का और विजन का ये नतीजा है। मुस्तफ़ा, बहुत मज़ा आ रहा है आपको, क्योंकि आपसे मुझे यूएई की जर्नी की भी वो क्या कहते हैं कि इंस्पायरिंग हो रहा हूँ मैं सुन के भी कि इतना जर्नी में। एक और एक चीज़ का इजाफा करना चाहता हूँ कि अभी जो दुबई की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रियल एस्टेट है DIFC है जी, जो वहाँ लेट 90s तक हम वहाँ क्रिकेट खेलते थे। अच्छा। अभी आप एक पैर रखो तो इतनी हाई वैल्यू, स्क्वायर फीट रेट इज़ सो हाई। तो ये सारी चीज़ जो हमने देखी है। एक और भी जगह है जो इतरा प्रोजेक्ट अभी बन रहा है देरा में, जो हयात एजेंसी के बिल्कुल बराबर में 80 बिल्डिंग पूरा डेवलप हो रहा है बिल्कुल देरा में, इसके बराबर में पाम देरा भी बन रहा है। पाम देरा तो आगे है, ये तो बिल्कुल जो फिश मार्केट था पहले पुराना, जबरदस्त तो वहाँ पे भी हम लोग क्रिकेट खेलते थे मिड 90s तक वहाँ पे खेलते थे। अच्छा। और यहाँ पे अभी एक जुमेरा लिविंग का लाइफस्टाइल डेवलपमेंट हो गया इन डेरा इतरा प्रोजेक्ट। बिल्कुल नहीं, ये होता है विजन्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, क्रिएटिविटी होती है, और ये वही लोग करते हैं मुस्तफ़ा भाई जो अपनी कौम और अपनी जो है वो नस्ल को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और अपनी कौम से प्यार करते हैं। तो ऐसे लीडर जो है वो सदियों में पैदा होते हैं। बेशक। एक और चीज़ आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एक्सपो 2020 में 190 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। 190 कंट्री का बहुत बड़ा ये है कि यहाँ पे हर कंट्री का कल्चर, उनकी फ्यूचर स्ट्रेटजीज़, इस वक्त वो क्या कर रहे हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं कि यूएई ने ये एक बल्कि गल्फ़ और एशिया को वेरी वेरी नियर कर दिया। हम
अब जाएं वहाँ पे इंग्लैंड, वहाँ यूरोप जाएं या कहीं भी जाएं, तो यहाँ पे हमें सब कुछ इन्होंने मुहैया कर दिया। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? ये जो मुझे लगता है कि ये जो 190 कंट्रीज़ को इकट्ठा करना दुबई के लिए बहुत आसान था, क्योंकि यहाँ पे 200 कंट्री के लोग रह ही रहे हो। डेफिनेट। तो यहाँ पे जो कितनी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे जो पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ एक्सपो में पहले कभी पार्टिसिपेट नहीं किया था, बिल्कुल। मगर उन्होंने देखा कि हमारे लोग ऑलरेडी दुबई में हैं, तो लेट्स पार्टिसिपेट। और एक दुबई का जो करिश्मा था कि ऐसी पब्लिसिटी, और आप देखो इसके पहले मिलान में हुआ एक्सपो, इसके पहले शंघाई में हुआ, और भी आगे एक्सपोज होते रहे, उसकी कोई इतनी खबर आवाम तक नहीं पहुंचती थी, दुनिया में भी नहीं पहुंचती थी। बस जो एग्जिबिटर्स हैं, कंट्रीज़ हैं और कुछ लोग जिसमें इन्वॉल्व है, उन्हीं तक महदूद थी वो। मगर ये एक्सपो 2020 और दुबई का ये है कि पूरे आलम में बच्चा बच्चा जानता है कि दुबई में एक्सपो हो रहा है और ये दरमियान में हमको जाना है। तो ये सारी चीज़ जो है, जो 190 कंट्री को इकट्ठा करना, वो दुबई के लिए आसान मैंने कहा, क्योंकि सारे लोग यहाँ पे हैं। अभी आप कोई भी कंट्री में चले जाओ पेविलियन में, वो कंट्री के लोग आपको दुबई में मिलेंगे। तो ये जो कल्चर का जो असर है, एक्सचेंज है। और आप देखो तो ये पहले एक ज़माने में कहा जाता था कि आप न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर में आप चले जाओ तो हर एक दुनिया का बाशिंदा आपको, हर एक कंट्री का बाशिंदा आपको वहाँ पे मिलेगा। और ये टाइम स्क्वायर को उठा के पूरा दुबई बना दिया कि आप दुबई चले जाओ, आपको हर एक दुनिया का एक शख्स आपको मिल जाएगा उधर। बहुत बहुत बड़ी बात है। और अच्छा, इससे एक और चीज़ मुझे बताइए कि इससे क्या बेनिफिट आएंगे मुआशी स्ट्रक्चर के लिए? सब इसमें बेनिफिट तो आप देखो तो इमेंस बेनिफिट है, बहुत ही बेनिफिट। क्योंकि आप देखो, मैं आज 28वां दिन है एक्सपो का, मैं हर रोज़ आता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो ये 28 दिन में जो नॉलेज, कॉन्टेक्ट्स, कनेक्शंस और जो मैं लोगों से मुलाकात और ये सारी जो नेटवर्किंग हुई है, मुझे लगता है मैंने लास्ट 10 साल में नहीं की है। तो वो मुझे 28 दिन में ये, और एक थीमेटिक सेशंस हर एक कंट्री में अपने हो रहे, और फिर जो वीक्स डिसाइड किए हुए, जो स्टार्टेड विथ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट वीक, फिर अभी स्पेस वीक था और इन बिट, तो ये सारे जो थीमेटिक वीक्स है वो एक कैटलिस्ट हो रहे हैं कि पूरे एक्सपो के अंदर एक हर एक कंट्री का वो फोकस हो जाता है कि ये मौजू पे ये हफ्ते के लिए हमको बात करनी है। तो वो कंट्रीज़ के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आते हैं, उन्होंने अगर कोई वहाँ पे उसमें महारत उसमें किया है तो वो सारे लोग आते हैं, कुछ अचीवमेंट्स आते हैं, एंड देन दे डिस्कस। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड उस टाइम पे मिल जाती है। तो आप देखो तो इट इज़ सच अ ग्रेट प्लेटफॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, कैपेसिटी बिल्डिंग, और सारी चीज़ जो है एक मुहैया हो जाती है एक प्लेटफॉर्म पे। आप पाकिस्तान और इंडिया के पवेलियंस को भी आपने देखा, तो कल्चरल वाइज क्या इम्पैक्ट जाएगा पाकिस्तान या इंडिया या एशिया में? आप किस तरह से देख रहे हैं कि हमारी जो कंट्रीज़ हैं वो किस तरह से जो 188 कंट्रीज़ उनके साथ एक जो है वो उनका एक कम्बिनेशन बनता है, और किस तरह से आप देखते हैं कि क्या बेनिफिट आ सकते हैं? तो ये जो आप एक ग्लोबल व्यू लेंगे, अगर दुनिया का एक स्पेस, क्योंकि ये स्पेस वीक चल रहा था लास्ट वीक, तो आप लेंगे तो दुनिया को आप बाउंड्रीज वो जूम से नहीं देख पाते। ये तो बाउंड्री तो इंसान की बनाई हुई चीज़ है। बाकी आप देखो तो कल्चर एक्सचेंज में मैं मैक्सिको के पेविलियन में गया तो मैक्सिको में मैक्सिकन्स अपने को वो इंडियन पाकिस्तान जैसे नज़र आते हैं, सेम उनकी फूड हैबिट्स भी बिल्कुल सिमिलर है, फूड हैबिट्स, और वो बिल्कुल एग्जैक्ट ग्लोब में इंडिया पाकिस्तान के बिल्कुल पीछे है, एग्जैक्ट ग्लोब में ऑपोजिट साइड। तो ये जो सिमिलर कल्चरल बॉन्डिंग जो अल्लाह ताला ने, अल्लाह सुब्हानहू ने बनाया है, वो तो हमेशा रहेगा। ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इससे और मजबूती आती है। देखो, ये दरमियान में एक्सपो के अंदर अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच भी हुआ था, क्रिकेट मैच। हार जीत तो एक गेम है, वो तो क्रिकेट, मगर आप देखो तो वहाँ आप स्टेडियम में कुछ तय नहीं कर सकते कि ये बराबर में मेरे बैठा हुआ है वो इंडियन है या ये पाकिस्तानी है। सारे एक मिल के वो एंजॉय कर रहे थे मैच। Sure. तो ये जो कल्चरल ब्लेंड है, तो आप
चीनी को अगर दूध में डाल दो तो फिर आप चीनी नज़र नहीं आती है, मगर वो दूध मीठा हो जाता है। श्योर, बिल्कुल। तो ये जो कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है उससे काफ़ी यानी हारमनी पैदा हो रही है आलम में। दुबई में तो ऑलरेडी है ही, मगर ये इसका मैसेज आलम में बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो है ट्रेडिंग, और आपका पैशन वाटर भी है। जी जी। तो क्योंकि वो वाटर का आपका बिज़नेस तो नहीं है, लेकिन आप उस पर इतना अच्छा बोलते हैं, तो हम क्यों ना पहले वाटर पे बात कर लें कि पानी कितनी अहमियत का हामिल होता है और पानी के लिए क्या क्या चीज़ें। और दुबई यूएई ने जब अपने मुल्क के लिए नहीं हमेशा सोचा, इन्होंने मैंने बहुत सारे इनके सेमिनार्स, इनके एग्जीबिशंस मैंने अटेंड किए हैं। वो ये वाटर जो फिल्ट्रेशंस करके ये ज़ख़ीरा जो है दूसरे उन ममालिक को भी भेजते हैं जिन ममालिक तक एक साफ़ पानी की सहूलत मुयसर नहीं होती। देखो, पानी का मौजू बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू है, क्योंकि आप एलिमेंट्स ऑफ नेचर को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक तरतीब में रखे आप, तो पानी सबसे ऊपर आता है। ज़मीन के बिना ज़िंदगी है, मछलियाँ पानी में रहती है। हवा के बिना ज़िंदगी है, क्योंकि मछलियाँ भी पानी में रहती है। बिल्कुल। सनलाइट के बिना भी ज़िंदगी है, क्योंकि जो स्पीशीज़ 10 किलोमीटर नीचे है सी बेड में, ओशन में, वहाँ तक सनलाइट पहुँचती नहीं है, दे आर ब्लाइंड। बिल्कुल। फिर भी ज़िंदगी हयात है पानी की वजह से। तो और कुरान में लिखा हुआ है अल्लाह सुब्हानहू ने कि हर एक जान पानी से बना हुआ है। तो ये पानी का इम्पोर्टेंस पूरे आलम में हर एक लिविंग थिंग में है। तो ये आप देखो तो, और पानी का मैं आपको एक चीज़ बताऊं अकरम भाई, के पानी इज़ नॉट अ रिसोर्स प्रॉब्लम, इट इज़ अ मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। तो और उसको जो वर्स किया है वो अपनों लोगों ने एक्सप्लॉइट किया है रादर। मैंने एक 1000 साल का कंजम्पशन पैटर्न स्टडी किया इंडिया का। उस टाइम पे इंडिया अफ़गानिस्तान से बर्मा तक इंडिया था। तो मुझे वो स्टडी में इतना नज़र आया कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो आबा अजदाद थे, तो वो पानी में बहुत पानी वाटर मैनेजमेंट में बहुत ही अच्छे थे रादर देन हम अभी है। तो ये अवेयरनेस का एक मौजू है। हर एक को अवेयरनेस की ज़रूरत है कि ये पानी इम्पोर्टेंट ये है, उसको कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे उसको वेस्ट ना किया जाए, कैसे उसका मुकम्मल इस्तेमाल किया जाए। तो ये एक अवेयरनेस का इश्यू है। तो ये अवेयरनेस से फिर यानी उस पर बेहतरीन तरीके से जैसे भी पानी इस्तेमाल होता है वैसे अपने कर सकते हैं। बाकी आप देखो तो मैं आपको एक स्टेटिस्टिक्स बताऊं कि ये एक ओपन स्टेटिस्टिक्स है कि 70% ग्लोब है वो पानी से कवर्ड है। दिस इज ओपन स्टेटिस्टिक्स। ये भी एक बहुत लोग जानते हैं कि ये 70% में सिर्फ 4% पानी पोटेबल है, बाकी 96% वो सी वाटर है जो पिया नहीं जा सकता है। बिल्कुल। ये 4% में 3% जो पानी है वो ग्लेशियर्स और आइसबर्ग्स में है, जो बिल्कुल जमा होता है मोस्टली। वो तो स्नो कवर्ड माउंटेन्स और इसमें है। तो उसमें बच गया 1%। 1% जो पानी है, जो पूरा पानी का, वो एक ह्यूमन और सारे यानी लिविंग थिंग्स के लिए अवेलेबल है। तो उसमें 1% में भी 60%, जो 1% का 60% वो दुनिया की 9 कंट्री में है, और बाकी सारी कंट्री जो 40% और 1% में मैनेज कर रही है। ज़बरदस्त। इसका मतलब इतना ज़बरदस्त, ये तो पूरा एक टॉपिक है, और आपसे इंशाल्लाह हम करेंगे पानी के ऊपर भी एक पूरा सेगमेंट करेंगे, प्रोग्राम करेंगे। तो ट्रेडिंग की बात कर रहे थे, तो बिज़नेस में अभी आप ये देखें कि ट्रेडिंग आफ्टर कोविड, और हम रिकम बैक हुए हैं अपनी लाइफ में, तो अभी बिज़नेस की जो स्ट्रेटजीज़ है और इसके बाद क्या आप समझते बेहतरी आएगी? बिल्कुल आएगी, क्योंकि अकरम भाई देखो, ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल। तो ये जो बिज़नेस है, लेन देन है, अभी इंसान की जो ज़रूरियात हैं वो कोई भी एक कंट्री मुहैया नहीं कर सकती है। Sure. तो उसके लिए वो सारी डिपेंडेंसीज हैं हर एक के लिए। तो समझो क्या, आप सिंपल सी बात ले लो, मोबाइल फ़ोन सारे जो है इंपोर्ट ही होते हैं, या तो जापान से होते हैं, कोरिया से होते हैं, चाइना से होते हैं, या कहीं पे भी जहाँ बनते हैं वहाँ से इधर आते हैं। फूड ग्रेन में ले लो तो हर एक चीज़, कोई भी कंट्री के लिए हर एक चीज़ 100% सेल्फ सफिशिएंसी
मुमकिन भी नहीं है और उन्होंने किया भी नहीं है। तो ये डिपेंडेंसीज हर एक कंट्री की एक दूसरे पे है। और अभी जो कोविड के बाद जो अगर ट्रेड खुल रहा है, सॉरी, ये जो सारी डिपेंडेंसी, हाँ, मगर ये कोविड का लर्निंग है कि जितनी डिपेंडेंसीज कम हो सकती है उतनी की जानी चाहिए। क्योंकि हमने अपने देखा कि उस कोविड के टाइम पे बिल्कुल वर्ल्ड ट्रेड स्टैंड स्टिल पे आ गया था, लॉजिस्टिक्स बिल्कुल इंडस्ट्री ठप हो गई थी। तो ये सूरत हाल में कुछ बेसिक चीज़ अपने यहाँ होनी चाहिए। दैट इज़ द फर्स्ट लर्निंग ऑफ द कोविड। बाकी समझो कि आप 100% सेल्फ सफिशिएंट दुनिया में कोई भी कंट्री नहीं कर सकता है। तो ये इसकी वजह से ट्रेड 100% वो नॉर्मलसी पे आ जाएगा। बल्कि मुझे लगता है कि ट्रेड बढ़ेगा, क्योंकि जो सारा बैकलॉग है, सारी चीज़ क्लियर करनी है। और ये दरमियान में जो नए बिजनेसेस बने हैं वो भी एक कैटलिस्ट है कि नेसेसिटी इज़ मदर ऑफ इन्वेंशन। तो ये जब नीड आई तो काफ़ी चीज़ इन्वेंट हुई। वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट नहीं था पहले, अभी वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट आ गया और लेजिस्लेटिव भी उसको, लेजिस्लेशन उसको अभी कवर करती है। यूएई ने तो एक स्टेटस बना दिया कि आप वर्क फ्रॉम होम का ये कर सकते हैं, यानी लीगली कर सकते हैं। लीगली कर सकते हैं, बिल्कुल। अब देखो कि इंडिया में सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जिन्होंने TCS है, विप्रो है, जिनके बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, जो वो ये अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह, और ये सारे वर्क फ्रॉम होम किया तो ये सारी रियल एस्टेट अभी फारिग हो गई वो दूसरे काम के लिए। बिल्कुल। तो ये जो पूरा जो डिसरप्शन हुआ है उससे बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। ठीक है। और अभी एक रिपोर्ट है कि जो 2030 में और उसके बाद जो जॉब्स आने वाले हैं वो अभी तक बाजार में नहीं है। ऐसी चीज़ आएगी और उसके लिए जो जॉब क्रिएशन होगी वो अभी कोई भी जॉब इसमें नहीं है, जो अभी वो है ही नहीं यहाँ पे, अभी वो अवेल ही नहीं है। बड़ा मज़ा आ रहा है। थैंक यू सो मच। न्यूज़ टाइम के व्यूवर्स के लिए कोई मैसेज अपना दे दें, और थैंक यू अगेन आपका। तो प्लीज़ आप, ये न्यूज़ टाइम जो बहुत अच्छा कवरेज दे रहा है और बहुत अच्छी यानी पॉजिटिव वाइब्स फैला रही है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको एक शेर है जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो कोविड के हवाले से बहुत ही ये अप्रोप्रिएट है कि अक्सर सुना है लोगों को कहते हुए कि ज़िंदा रहेंगे तो मिलेंगे, मगर ये न्यूज़ चैनल के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि आप मिलते रहो, क्योंकि हम दोस्तों से कहते हैं कि आपसे अगर हम मिलते रहे तो ज़िंदा रहेंगे। तो ये जो इंसान की फितरत है, मिलना, और मिलने के बाद जो पॉजिटिविटी आती है, जो एनर्जी आती है, वो कायम रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुस्तफ़ा, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह फिर आपसे हम मिलेंगे और बहुत सारी गपशप करेंगे। थैंक यू जी। ये मेरे साथ डॉक्टर मुस्तफ़ा, और आपने उनकी बातें सुनी, और इन तमाम बातों में उन्होंने कल्चरल की बात की, वाटर पे बात की, और बहुत सारी ऐसी बातें थी जो हमारे लिए राय जो है वो मशल भी है और हमारी कामयाबी का राज भी है। अंसर अकरम और न्यूज़ टाइम की पूरी टीम जो है वो ऐसे ही खूबसूरत गेस्ट जो हैं वो लेके आती रहेगी और आप लोगों से मुतारफ़ करवाती रहेगी। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।